तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ चतुर राजकुमारी और चोर राजा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा, राजा वृषभान ने एक गलतफहमी के कारण रानी मृगलोचनी की गर्दन काट डाली। दूसरे देश की 3 राजकुमारियां में से छोटी बहन रूपवती ने वृषभान से शर्त लगाई कि तुम्हारी रानी की जगह मैं होती तो तुम्हें धोखा भी देती, परेशान भी करती, खूब पैसा खर्च करवाती और भरे दरबार में 5 जूतियां भी मारती। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वृषभान ने कहा, अगर तुमने शर्त पूरी कर दी तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा, वरना गर्दन काट दूंगा। रूपवती ने एक बंजारे माधव को अपने रूप जाल में फंसाकर उसे ख्वाजा अल फुरकान का नाम दिया और वृषभान को खूब परेशान किया और पैसे खर्च करवाया। आगे आखिर रूपवती ने समझा बुझाकर राजा वृषभान को वापस महल भेज दिया। मैं कैसे मान लूँ यह सब संयोग है। पहले तो मेरे मित्र अल फुरकान की उंगली में मैंने उस जैसी अंगूठी देखी जो मैंने रूपवती को दी थी, और अब ख्वाजा की पत्नी भी हूबहू रूपवती जैसी है। ये पूरी कहानी जानने के लिए इसका पहला भाग राजा और 5 जूतियाँ अवश्य पढ़ें। राजा वृषभान अपने महल में लौट आए, मगर उसका मन नहीं लग रहा था। जब से रूपवती मेरी जिंदगी में आई है, मेरा सुख चैन नष्ट हो गया है। उफ। उधर रूपवती ने माधव को अगली योजना समझाई। सुनकर माधव ठगा सा रह गया। तुम क्या कह रही हो देवी, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें मैंने पहले ही कहा था माधव, मेरे बारे में कोई प्रश्न नहीं करोगे। ओह, तुम्हारी तो हर बात में राज है। सुनो, मैंने तुम्हारी चारों शर्त पूरी कर दी है, अब मुझसे विवाह कर लो। सुनकर रूपवती हंस दी। माधव, धैर्य रखो। रूपवती तुम्हारी हो चुकी है, मगर अभी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। कैसा उद्देश्य देवी? तुम हमारे राजा वृषभान के पीछे क्यों पड़ी हो? आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? तो सुनो माधव, सारे रहस्य आज ही तुम्हें समझ में आ जाएंगे, पर पहले वृषभान से ही वह बात तो कहो जो मैंने तुम्हें बताई है, फिर हम यह नगर ही छोड़ देंगे और विवाह कर लेंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया है तो अब यह भी सही, मगर ऐसा ना हो बाद में मैं हाथ मलता रह जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे यकीन है। तुम सिर्फ मेरे कहे अनुसार काम करो, बेकार की चिंता में ना पड़ो। ठीक है, तो मैं अभी जाकर राजा वृषभान को तुम्हारा संदेश देता हूँ। माधव यानी अल फुरकान राजा वृषभान के पास रोता कलपता हुआ पहुंचा। मित्र, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं लूट गया। मित्र, अब तुम ही मेरी मदद करो। क्या बात हो गई दोस्त, मुझसे कहो। अब तुमसे क्या कहूँ, मेरा तो घर ही उजड़ गया। हाय हाय, कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? मैं जो तुम्हारी मदद के लिए, हाय, तुम्हारे ही तो कारण यह सब हुआ है, मगर तुम्हारा भी क्या दोष? यह सब तो मेरे ही भाग्य की खराबी है दोस्त। मैं तो तबाह हो गया मेरे कारण। मुझे स्पष्ट कहो मित्र, क्या हुआ? मेरे राज्य के किसी अधिकारी ने तुम्हारा अपमान किया है, या किसी लुटेरे ने तुम्हारा धन लूट लिया है, यहाँ के किसी व्यापारी ने तुम्हें धोखा दिया है? मैं सबकी खाल खिंचवा दूंगा, तुम बताओ तो। मगर ख्वाजा अल फुरकान ने जब अपनी बर्बादी का कारण बताया तो राजा वृषभान सन्न रह गए। मित्र, जिस दिन से मेरी बेगम ने तुम्हें दावत में देखा है, वह तुमसे शादी करने की रट लगाए पड़ी है। मैं तो बर्बाद हो गया दोस्त। यह तुम क्या कह रहे हो ख्वाजा? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। मगर यह सत्य है दोस्त। अगर मेरी बेगम के दिमाग से यह फितूर नहीं निकला तो मैं कहीं का नहीं रह सकूंगा दोस्त। उसे समझाओ। महाराज वृषभान अभी तक आश्चर्य में थे। अब मैं उन्हें क्या समझाऊं? वो बच्ची तो नहीं है। और ख्वाजा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मित्र, मेरे साथ चलो और बेगम को समझा दो बस। कोई चारा न देखकर वृषभान ख्वाजा के घर चला आया, जहां योजनानुसार रूपवती ख्वाजा की बीवी बनी मायूस बैठी थी। वृषभान ने उसे देखा तो फिर से सकपका गया। उसकी समझ में नहीं आया क्या कहे। भाभी सलाम, यह मैं क्या सुन रहा हूँ कि अगर आप यह सुन रहे हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ तो आप ठीक सुन रहे हैं, और अल्लाह के लिए मुझे भाभी मत कहिए। राजा वृषभान ने जो रूपवती के मुंह से यह बातें सुनी तो उसके रहे सहे होश भी उड़ गए। जज जी देखिए, मेरी बात सुनिए। आप एक शादीशुदा औरत हैं, इस तरह की बातें करना आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक क्या है और गलत क्या है, इस बात को जाने दीजिए। मैं आपकी थी और आपकी ही रहूँगी। आप अब यह इधर उधर की बातें छोड़िए और मुझसे शादी कर लीजिए। वृषभान को कुछ समझ ना आया कि क्या कहें। मित्र ख्वाजा, तुम ही इन्हें कुछ समझाओ, मैं तो असमंजस में पड़ गया हूँ। तुम ही बात करो। मैं क्या कहूँ, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ, समझा समझा कर थक गया हूँ। रूपवती मुस्कुरा कर कहने लगी, ये क्या कहेंगे? आप बोलिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप मुझसे शादी करना चाहते हैं अथवा नहीं? ख्वाजा उर्फ माधव ने राजा से कहा। दोस्त देख लो, अब तुम ही इस औरत को समझाओ। पता नहीं तुमने इस पर क्या जादू कर दिया है, लोक लाज का भी इसे ख्याल नहीं रहा है। वृषभान खींचकर रूपवती से कहने लगा, देखिए भाभी, आपको इस तरह की बेबाकी शोभा नहीं देती। आप अपने पति की नज़रों में गिर रही हैं और मुझे भी अपने दोस्त की नज़रों से गिरा रही है। यह ठीक नहीं है। आप बार बार
मुझे भाभी कहकर अपमानित क्यों कर रहे हैं? मेरे कोमल हृदय के लिए आप जो कठोर रवैया अपना रहे हैं, क्या यह ठीक है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक शादीशुदा औरत को एक पराये मर्द के लिए ऐसी धारणा रखना ठीक नहीं है। शादीशुदा औरत, पराये मर्द, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? सीधी तरह यह क्यों नहीं कहते, तुम्हारा जी मुझसे भर गया है, मैं तुम्हें तुम्हें मैं पसंद नहीं रही, अब मुझे उपदेश दे रहे हो? वृषभान यह सुनकर सकपका गया। रूपवती के इन वाक्यों से जाहिर होता था कि वृषभान का रूपवती और ख्वाजा की बीवी से पहले से संबंध था। ख्वाजा ने यह सुनकर वृषभान की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। मित्र, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। यकीन करो, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। तुमने जब दावत में मिलवाया था, इससे पहले मैंने इस औरत की शक्ल भी नहीं देखी थी। हाय हाय, मैं लूट गई। अब तुम मुझे पहचानने से भी मना कर रहे हो। तुम्हें यह क्या हो गया है? देखो देवी, तुम क्यों मुझे झूठा आरोप लगाकर अपमानित कर रही हो? तुम अगर मेरी मित्र की पत्नी न होती तो तुम्हें अपने मान अपमान की तुम्हें चिंता है, मेरी नहीं। मुझे जो तुम बेइज्जत कर रहे हो, अगर इतना ही सामाजिक मर्यादाओं का ख्याल था तो पहले ही सोचना चाहिए था। राजा वृषभान का अपमान और क्रोध से बुरा हाल था। उसने अब खुद पर नियंत्रण नहीं हो पाया। अब अगर तुमने एक भी शब्द इस गंदी जुबान से निकाला तो जुबान खिंचवा दूंगा। अपने राजा होने की धौंस दे रहे हो? साफ बताओ, मुझसे शादी करोगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं नहीं नहीं, हमारे विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक बार फिर से सोच लो राजा वृषभान, वरना मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे क्या सोचना है, तुम्हारी इच्छा। जब चाहो चली जाओ, आज ही क्यों, अभी ही चली जाओ। जहाँ तुम्हारा पति चाहे वहाँ जाओ। मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? तुम जानो और तुम्हारा पति जाने, मैं तो चला। तुम्हारी मर्जी। मैं इस आदमी के साथ तुम्हारे कहने से अभी इस नगर से जा रही हूँ। बाद में तुम्हें पछताना पड़ा तो मुझे दोष मत देना। मुझे भला क्यों पछताना पड़ेगा? और तुम किसी आदमी के साथ क्या अपने पति के साथ जा रही हो? अपनी मर्जी से जा रही हो, ना कि मेरे कहने से। फिर वृषभान ख्वाजा उल फुरकान से संबोधित हुआ। तुमसे बिछड़ने का अफसोस तो होगा मित्र, पर यह मसला अगर इस तरह ही सुलझता है तो ऐसे ही सही। मुझे खेद है दोस्त, मेरी बीवी ने तुम्हें नाहा की परेशानी में डाल दिया। छोड़ो इसे, तुम तो मुझे निर्दोष समझते हो ना, बस इतना ही काफ़ी है। और मेरा भगवान जानता है कि मैंने झूठ नहीं बोला है। मगर आखिर इस औरत के दिमाग में यह सनक क्या पैदा हो गई? मैं हैरान हूँ। वृषभान ने ख्वाजा से विदा ली और रूपवती के महल की ओर चल पड़ा। अब रूप से मिलकर ही कुछ सुकून मिल सकेगा। मगर रूपवती को अपने महल में कहीं कुछ पता न था। न वहाँ रूपवती थी और न ही उसका सामान था। वृषभान ने रूपवती को बहुत ढूंढा मगर बेकार। यह रूपवती कहाँ चली गई? कहीं कहीं ख्वाजा की बीवी ही तो नहीं। नहीं, यह कैसे हो सकता है? फिर भी चल कर देखूँ। वृषभान उल्टे पैरों लौट गया। वह कह तो रही थी कि मैं तुम्हारे कहने से इस आदमी के साथ जा रही हूँ, मगर वह ख्वाजा की बीवी थी। ओफ! राजा वृषभान जब ख्वाजा के महल पहुंचा तो वहां ख्वाजा और उसकी बीवी को ना पाकर हैरान रह गया। अरे, वह दोनों तो बड़ी जल्दी चले गए और यहाँ यह क्या हो रहा है? इधर राजा वृषभान के रवाना होते ही रूपवती ने ख्वाजा अल फुरखान और माधव से कहा, सुनो, अब हमें देर करना उचित नहीं, तुरंत चलो। अरे मगर कुछ सामान तो ले लेने दो। नहीं, सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मगर फिर भी कुछ रुपये पैसे कुछ तो ले लें। मैंने कहा ना तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हें चिंता का क्या काम? अब जल्दी करो। अजीब हो तुम भी, इतनी जल्दी मचा रही हो। पर आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? हम राजा क्रूर कर्मा के नगर सिंहगढ़ जा रहे हैं। अब जल्दी करो, देर करोगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। मगर हमें सिंहगढ़ ही जाने की क्या ज़रूरत है? हम कहीं भी जा सकते हैं, और इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो? तो सुनो, राजा वृषभान मेरे महल गया है। जब उसे पता चलेगा कि हमने उसे बेवकूफ़ बनाया है तो यहाँ आकर वो हम दोनों की गर्दन काट देगा। यह सुनकर माधव के होश उड़ गए। मुझे मालूम था तुम जरूर कोई फंसवाने वाला षड्यंत्र रच रही हो, मगर मुझ गरीब की तुम्हारे चक्कर में बिना वजह ही राजा से दुश्मनी हो गई। तुमने मुझे मरवा दिया। ओफ, वो बड़े डरपोक हो तुम तो। मैंने तुमसे शादी करने के लिए इतना बड़ा खतरा उठाया और तुम मुझे ही दोषी बता रहे हो। सुनो, यह समय बहस का नहीं है, अभी तो भाग लेने में ही भलाई है। चलो तो फिर अब मैं यहाँ पर अकेला रुक भी तो नहीं सकता। इधर राजा वृषभान जब ख्वाजा उर्फ माधव के महल में पहुंचा तो वहां ख्वाजा और उसकी बीवी रूपवती को ना पाकर हैरान रह गया। ख्वाजा के नौकर उसे उसके सारा सामान समेटते नजर आए। अरे, यह सब क्या हो रहा है? ख्वाजा कहाँ गया और उसकी बीवी कहाँ गई? और तुम यह सब सामान क्यों समेट रहे हो? महाराज, हम तो किराए के नौकर थे, यह सब सामान भी किराए का है, इसलिए इसे समेट कर वापस ले जा रहे हैं बस। यह सुनकर तो राजा वृषभान का दिमाग ही भन्ना गया। वे चीख कर बोले, किराए का? खैर खैर, मैं मजा चखाऊंगा उन दोनों धोखेबाजों को। वे गए किस और हैं, सच बताना वरना अभी गर्दन काट डालूंगा। महाराज, वे दोनों एक घोड़े पर सवार होकर उस ओर गए हैं। मैंने बेगम साहिबा को कहते सुना था कि वे राजा क्रूर कर्मा के पास सिंहगढ़ जा रहे हैं।
मुझसे बचने के लिए वे क्रूर कर्मा के राज्य में तो क्या पाताल लोक में भी चले जाएं तो भी मैं उन्हें खोज ही लूंगा। मेरी तलवार उन दोनों के खून की प्यासी हो रही है। क्रोध में नंगी तलवार लिए घोड़े पर सवार होकर अकेला ही रूपवती और माधव की खोज में चल पड़ा। अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं दोनों दगाबाजों को रास्ते में ही पकड़ लूंगा। बेवफा औरत, मुझे धोखा दिया, मुझे परेशान किया, मेरे पैसे खर्च करवाए और किसी और के साथ भाग गई। और इस ख्वाजा के बच्चे को भी अक्ल ठीक करनी होगी। इधर माधव और रूपवती, अब तो हम काफ़ी दूर निकल आए हैं, घोड़ा भी थक गया होगा, मुझे भी भूख लग रही है, थोड़ी देर विश्राम कर लें। यहाँ जान के लाले पड़े और तुम्हें आराम करने की सूझ रही है। इस जंगल में खाने को क्या मिलेगा? विष भरे फल। मैंने तुम्हें यूं ही इस तरह आने के लिए नहीं कहा था। यहाँ के सारे रास्ते को मैंने अच्छी तरह से नक्शे में अध्ययन किया हुआ है। यहाँ से एक कोस दूर ही एक बड़ा गांव है, वहाँ से कुछ खाने को ले आओ, बड़ी भूख लगी है। माधव ने घोड़ा रोककर एक पेड़ से बांध दिया और दोनों घास में बैठकर बातें करने लगे। एक कोस दूर गांव है, वहां से कुछ खाने को मिल जाएगा, यह तो ठीक है, मगर एक पैसा भी तो तुमने लेने नहीं दिया। अब मैं खाना लाऊं कहां से? मुफ्त में कौन देगा? मुफ्त में क्यों? यह मेरे सब जेवर ले जाओ, इन्हें बेचकर कुछ खाने का इंतजाम करो। मैं यहीं आराम कर रही हूँ। इतनी लंबी घुड़सवारी से मेरी कमर दर्द कर रही है, वरना मैं तुम्हारे साथ चलती। अगर मुझे पैसे ले लेने देती तो तुम्हें जेवर तो न बेचने पड़ते रूपवती। ओहो, जेवर तो फिर बन जाएंगे, पर उस समय देर करते तो वृषभान हमारे सिर पर ना धमकता और कहीं वह मेरे पीछे यहाँ पर आ गया तो? पागल हुए, उसे क्या पता हम इस तरफ आए हैं। फिर भी तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? तुम्हारे लिए मैंने इतने कष्ट सहे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होता, बस तुम जल्दी से कुछ खाने को ले आओ। माधव के जाने के कोई 5 मिनट बाद रूपवती को घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। ओह, जरूर वृषभान आ रहा है। मैंने मौके से माधव को भेज दिया, वरना सारी योजना चौपट हो जाती। धूपवती ने तुरंत अपने बाल बिखराए और उदास सी होकर बैठ गई। वृषभान का घोड़ा अब नजर आने लगा था, नंगी तलवार हाथ में है। अगर सही मौके पर मैंने माधव से छुटकारा ना पा लेती तो यह क्रोध में अंधा जरूर ही हमारी गर्दन काट देता। राजा वृषभान का घोड़ा और करीब आ गया तो रूपवती ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हाय हाय, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, राजा वृषभान के जुल्मों का शिकार हो गई। राजा वृषभान ने रूपवती को देखा और उसे इस प्रकार विलाप करते सुना तो उसका खून खौल उठा। हुआ घोड़े से उतरकर रूपवती के पास आया। क्यों रे विश्वासघातिनी, तेरा कथित पति कहाँ है? यहाँ अकेले बैठी चिल्ला चिल्लाकर मुझे क्यों कोस रही है? मेरा सब कुछ लूट कर मुझसे ही पूछ रहे हो कि तुम्हें क्यों कोस रही हूँ? अरे तुम्हें ही कोस सकती हूँ या अपने भाग्य को? मुझे धोखा देकर उस नीच के साथ भाग गई और अब मुझे ही दोषी बता रही है। तेरी गर्दन अब तेरे सिर का बोझ सहन नहीं कर पा रही लगता है। हाँ हाँ, मार डालो। निर्दोष और असहाय औरतों की गर्दन काटने और हुक्म चलाने के अलावा और तुम्हें आता ही क्या है? पहले तो खुद ही उस लफंगे के साथ मुझे जबरदस्ती भेज दिया और अब मुझ पर विश्वासघात का आरोप लगाते हो। क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने तुम्हें ख्वाजा के साथ भेजा है, तुम खुद अपनी मर्जी से नहीं आई। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करने के बाद भी मैं किसी ऐसे अरे गहरे के साथ कहीं भागने वाली लड़की हूँ? शर्म आनी चाहिए। मगर क्या ख्वाजा ने तुम्हें अपनी बीवी कहकर परिचय न कराया था? कराया था तो क्या क्या तुम अपनी रूप को पहचान नहीं सकते थे? और फिर ख्वाजा ने ही परिचय कराया था ना। मैंने तो तुमसे यही कहा था कि मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ, पर तब तुम्हें पता नहीं क्या हो गया था। राजा वृषभान यह सुनकर चक्कर में पड़ गया। मगर और अब तो तुम मुझे भाभी वगैरह पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। अपने पति के साथ रहो और भी जाने क्या क्या। मगर तुमने इस बात का प्रतिरोध क्यों नहीं किया कि ख्वाजा झूठ बोल रहा है? मैंने तो शर्त के मुताबिक तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रही थी, पर तुम्हारा वह धूर्त दोस्त तो इस बात का फायदा उठाकर मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले आया और मेरे सारे गहने छीन कर ले गया। वह गाँव की तरफ गया है, बेईमान लुच्चा लफंगा। राजा वृषभान फिर से झांसे में आ गया। मुझे माफ़ करना रूप, पर पहले मैं उस नमक हराम ख्वाजा से निपट लूं। वह किस तरफ को गया है? वह जंगल के बाहर गांव की तरफ गया है, जल्दी जाकर उसे पकड़ लो। राजा अपने घोड़े पर सवार होने को हुआ तो रूपवती ने उसे रोक दिया। यह क्या कर रहे हो? घोड़ा मत ले जाओ, वरना वह टापों की आवाज़ सुनकर भाग जाएगा। राजा को कुछ सोचने समझने का मौका दिए बिना ही रूपवती ने राजा वृषभान को पैदल ही दौड़ा दिया। बचकर कहाँ जाएगा मक्कार, जल्दी ही तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग हो जाएगी। राजा के जाते ही रूपवती राजा के घोड़े पर सवार होकर आगे भाग ली। वृषभान का घोड़ा ले जाऊं? ख्वाजा का घोड़ा तो 2 सवारियों को ढोकर थक गया होगा, तेज नहीं भाग पाएगा। उधर राजा वृषभान ने ख्वाजा को धर दबोचा। मक्कार, विश्वासघाती, उतर घोड़े से नीचे, मैं आज तेरा टाँट ही काट दूंगा। रूपवती को जबरदस्ती उठा लाया और उसके जेवर छीन लिए। लुटेरे, महाराज मुझे क्षमा करें, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया रूपवती के कहने से ही किया है।
उसी ने मुझे जेवर बेचकर खाना लाने को कहा था। झूठ बोलते हो तुम रूपवती को बलपूर्वक साथ ले आए हो और उसके जेवर छीन लिए, ऐसा खुद रूपवती ने मुझसे कहा है। महाराज, अगर यह सच है तो वह एक नंबर की मक्कार औरत है। अपनी जान बचाने के लिए उसने मुझे फंसा दिया है और आपको बेवकूफ़ बनाया है। खामोश, तुम जुगाम को लगाम दो ख्वाजा, वरना इसे काट कर फेंक दूंगा। अपराध क्षमा हो महाराज, मगर यह सच है कि वह लड़की हम दोनों को ही मूर्ख बना गई है। मेरा कोई दोष नहीं, मैं कोई हीरो का सौदागर नहीं हूँ सरकार, न ही मेरा नाम ख्वाजा है। यह देखिए, मैं तो गरीब बंजारा माधव हूँ। उसने शादी का लालच देकर मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। माधव से सारी बात सुनकर वृषभान क्रोध से थरथराने लगा। अगर यह सच है तो उस चुड़ैल की खैर नहीं। सरकार, यह बिल्कुल सच है। मेरे महल से अपने महल तक उसने इसीलिए सुरंग बनवाई थी। राजा वृषभान क्रोध से कांपता हुआ घोड़े पर चढ़ने लगा। महाराज, अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे साथ ले चले। आपको उस कमबख्त का सिर काटते देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अगर ऐसा है तो चलो, तुम भी। एक से दो भले, मगर दो लोगों को ढोएगा कैसे यह घोड़ा? बिल्कुल महाराज, बड़ा मजबूत घोड़ा है। पहले भी दो लोगों को यहाँ तक ढो लाया है। हमें क्या जंगल तक भी न ले जा पाएगा? जंगल? रूपवती अब वहाँ नहीं मिलेगी। उसने मेरा घोड़ा वहीं रुकवा लिया था। वह अवश्य उस पर बैठकर भाग गई होगी। तब तो सरकार, वह जरूर सिंहगढ़ गई होगी। उसका ख्याल था कि राजा क्रूर कर्मा उसकी कोई मदद कर सकता है। चलिए। उधर काफ़ी दूर निकल जाने के बाद राजकुमारी रूपवती सिंहगढ़ के जंगलों में पहुँच गई और उसका घोड़ा और वह दोनों थक कर चूर हो चुके थे। जंगल में उसने विश्राम के लिए घोड़ा रोका। मैं काफ़ी दूर निकल आई हूँ। वे दो लोग एक घोड़े पर आ रहे हैं। उन्हें यहाँ तक पहुँचने में वक्त लगेगा। तब तक कुछ देर आराम कर लूँ। घोड़े को भी आराम की ज़रूरत है। आराम करने के लिए रूपवती लेटी ही थी कि उसे घोड़े पर सवार एक शिकारी उसी और आता दिखाई दिया। वह रूपवती से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे घोड़ा खड़ा करके एक चट्टान पर लेटकर विश्राम करने लगा। रूपवती के दिमाग में एक योजना कुलबुलाई। उसकी आंखें चमक उठी। इस शिकारी का घोड़ा तो बहुत मजबूत मालूम पड़ता है। अगर मैं यह घोड़ा किसी तरह से हथियार लूँ तो बात बन जाए, मगर कैसे? कैसे कहल भी रूपपत्नी ने सोचा। हाँ, यह ठीक रहेगा, मगर कुछ देर पहले मैं विश्राम कर लूँ। तब तक वृषभान भी करीब आ जाएगा, जिससे शिकारी को मेरी कहानी सच लगेगी। कुछ देर आराम करने के बाद रूपवती अपने रूप का जादू जगाने के लिए शिकारी के पास पहुंच गई। हे बलिष्ठ युवक, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों बैठे हुए हो? अद्भुत, परम सुंदरी, यह प्रश्न मैं भी पूछता हूँ कि तुम कौन हो और इस वीराने में अकेली क्या कर रही हो? इस पर रूपवती नाटक करते हुए दुखी स्वर में उस शिकारी युवक से कहने लगी, मैं तो मुसीबत की मारी एक अभागी लड़की हूँ। दो लुटेरे से बसती हुई इधर आ निकली हूँ, मगर तुमने अपना परिचय नहीं दिया। युवक, मैं सूल वर्मा नाम का शिकारी हूँ। मेरा इतना ही परिचय बहुत है। किंतु वह लुटेरे क्या अभी भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं? मगर तुम्हारे पास तो कुछ धन नहीं दिखाई देता। बड़े नादान हो युवक। क्या केवल धन ही लूटा जाता है? और फिर स्त्री होना, सुंदर स्त्री होना तो धनी होने से ज़्यादा खतरनाक है। वे लुटेरे मेरा पीछा करते हुए यहाँ आते ही होंगे। उन्हें आने दो सुंदरी। उन्होंने अभी सूल वर्मा के सूल का प्रसाद नहीं चखा है, मगर वह दो हैं और दो के पास तलवार है। सूल वर्मा, तुम कहीं मुसीबत में न फंस जाओ। इसकी तुम फिक्र मत करो। मैं उन दोनों के लिए निहत्था ही बहुत हूँ। फिर सूल लेकर तो मैं चार से लड़ लूँ। दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सूल वर्मा, वे दोनों बड़े कुशल तलवार चलाने वाले मालूम पड़ते हैं थे और घोड़े पर सवार थे, इसलिए सोच लो तुम शायद मुझे मामूली शिकारी समझ रही हो। बताओ किस तरफ है वे लुटेरे? वो तो मेरा पीछा करते हुए अभी खुद ही यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर भी किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देख लो कि कितनी दूर रह गए हैं। पेड़ पर चढ़कर चलो ऐसा ही सही, मैं अभी देख लेता हूँ। किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखना। यह भी हो सकता है कि तुम्हें मेरे साथ देखकर वे कहीं छुप गए हो। मेरा ख्याल है वह ऊंचा पेड़ ठीक रहेगा। उससे तुम पूरे जंगल में चारों ओर नज़र घुमाकर देख सकते हो। हाँ, मगर वह तो बहुत ऊंचा पेड़ है, उस पर चढ़ पाना तो कठिन है। अरे कैसे शिकारी हो, पेड़ पर चढ़ना कठिन बता रहे हो? आओ, मैं तुम्हें ऊपर चढ़ाती हूँ, चलो। तुम भला मुझे इतने ऊंचे पेड़ पर कैसे चढ़ाओगी? अगर चढ़ा भी दिया तो इस पेड़ से उतरना और भी कठिन है। मैं चढ़ने उतरने का चक्कर ही खत्म कर रही हूँ। इस पेड़ के नीचे वह टीला देख रहे हो, उस पर अपना घोड़ा खड़ा करो और उस पर खड़े होकर डाल पकड़ लो। बात तो ठीक है तुम्हारी सुंदरी। सूल वर्मा रूपवती के बताए रास्ते से किसी तरह ऊपर तो चढ़ गया, मगर उसको ऊपर चढ़ते ही रूपवती सूल वर्मा के घोड़े पर बैठकर भाग ली। शुक्रिया सूल वर्मा, आज शिकारी खुद शिकार हो गया। कमबख्त, यह लड़की तो बहुत ही तेज है, मेरा घोड़ा चुरा कर ले गई। वह दो जने एक घोड़े पर चढ़े इधर ही आ रहे हैं। लुटेरे हैं या फिर इस लड़की की
इस लड़की के मेरी तरह सताए हुए मासूम। कुछ देर बाद जब राजा वृषभान और माधव वहाँ से गुजरे तो शूलवर्मा ने आवाज़ देकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अरे तुम दोनों कौन हो भाई, और इस ऊंचे पेड़ पर क्यों चढ़े बैठे हो? किसी लड़की को घोड़े पर इधर से जाते तो नहीं देखा? तुम इतनी ऊपर चढ़ कैसे गए? भले मानस, कमाल है। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। पहले मुझे नीचे उतारो। जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो उसी की कृपा से मैं यहाँ अटका हूँ। राजा वृषभान और माधव ने शिकारी शूलवर्मा को नीचे उतारकर सारी कहानी सुनी। माधव ने फिर शूलवर्मा को अपनी कहानी भी सुनाई और इस तरह शूलवर्मा वह लड़की हम दोनों को 2 बार बेवकूफ़ बना गई। अब तुम्हारा घोड़ा भी हथिया ले गई। मित्र माधव और महाराज वृषभान जी, अब आप दोनों ही की नहीं, मेरी भी शत्रु है। आप उसे जब पकड़ कर दंड देंगे तो मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी। मुझे भी साथ ले चलिए। वृषभान असमंजस में पड़ गया और मगर माधव ने भी जोर दिया, हाँ हाँ ले चलिए महाराज, 2 से 3 भले। शूलवर्मा हमारे किसी काम ही आएगा, हर्ज क्या है? अच्छा तो चलो, मुझे अपना घोड़ा मिल गया है, उस पर मैं बैठूंगा और तुम अपना घोड़ा संभालो। 2 सवारियां ढोकर तुम्हारा घोड़ा कुछ थक चुका है, इसलिए शूलवर्मा मेरे साथ बैठ जाएगा। धन्यवाद महाराज, आप बड़े कृपालु हो। चलो माधव। किंतु वे जंगल पार भी नहीं कर पाए थे कि शाम गहराने लगी। यह देखकर उन लोगों ने अपने घोड़े पेड़ों से बांधे और विश्राम करने लगे। शूलवर्मा, तुम कुछ भोजन का प्रबंध करो, कोई छोटा मोटा शिकार मार लाओ, और महाराज मैं तब तक आग लगाने के लिए सूखी लकड़ी इकट्ठी करता हूँ, और आप घोड़े के पास बैठकर इनकी जंगली जानवरों से सुरक्षा करें। इधर रूपवती जंगल पार कर सिंहगढ़ में प्रवेश कर गई। शाम गहराने लगी है, मुझे अब कहीं पर रात काटने का इंतजाम करना चाहिए। सुबह शाही महल में जाकर राजा क्रूर वर्मा को मैं अपनी जाल में फंसाऊंगी और अपनी योजना का अगला चरण पूरा करूंगी। ऐसा सोचकर रूपवती ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया और एक मकान में रात काटने के विचार से चली गई। संयोग से वह घर सिंहगढ़ के मशहूर ठग दुर्बुद्धि शर्मा का था। सुनिए श्रीमान, क्या मुझे रात काटने के लिए आपके घर पर शरण मिल सकती है? आहा देवी, यह तो इस घर का सौभाग्य है कि तुम जैसी अनिद्य सुंदरी गजगामिनी यहाँ पर रात काटना चाहती है। आओ आओ, स्वागत है। यह ब्राह्मण बहुत तेज मालूम पड़ता है। मुझे रात्रि में सतर्क रहना होगा, वरना कोई अनहोनी हो सकती है। रात को भोजन के पश्चात इसके दूध में यह बेहोशी की दवा मिला देता हूँ। भले घर से भागी हुई लड़की जान पड़ती है, बदले में इसके घर वाले मुँह मांगी रकम दे देंगे। मगर रूपवती ने चालाकी से दूध बदल दिया और दूध पीने के बाद दुर्बुद्धि महोदय पलंग पर लुढ़क गए। चलो अब रात को मैं चैन की नींद सो सकूंगी। रूपवती ने दुर्बुद्धि को पलंग से बांध दिया और आराम से दूसरे पलंग पर सो गई। कुछ देर आराम कर लूँ, सुबह मुँह अंधेरे ही मुझे यह घर छोड़ देना है। अगली सुबह राजा वृषभान, माधव तथा शूलवर्मा ने सिंहगढ़ में प्रवेश किया। कुछ दूर चलकर शूलवर्मा जोर से चिल्ला पड़ा। वह चालाक औरत पकड़ी गई। महाराज वह देखिए, उस मकान के बाहर मेरा घोड़ा खड़ा हुआ है। घोड़ा यहाँ है तो जरूर रूपवती भी यहीं होगी। देखते हैं, अगर वह भीतर मिल गई तो देखते ही मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। पिछली बार मैंने बातों में देर कर दी थी तो उसने मुझे धोखा दे दिया था, मगर कमरे के भीतर का नजारा ही कुछ और था। मकान मालिक दुर्बुद्धि शर्मा पलंग पर बंधा हुआ छटपटा रहा था। क्यों भाई, कौन हो तुम? क्या यहाँ पर कोई लड़की आई थी? क्या वह लड़की तुम्हें बांध गई है? मित्र, हाँ, एक सुंदर लड़की रात को यहाँ आई थी, उसी ने मुझे इस हालत में पहुँचाया है। मगर तुम लोग कौन हो? मेरे घर में क्यों आ घुसे हो और उस लड़की के बारे में कैसे जानते हो? माधव और शूलवर्मा ने दुर्बुद्धि को खोला और अपनी सारी कथा कह सुनाई। वह तो वाकई बड़ी बदमाश औरत है। यहाँ मुझे भी पलंग से बांधकर मेरा ऊँट लेकर चली गई। खैर, आखिर जाएगी कहाँ? सिंहगढ़ का राजमहल उसका आखिर पड़ाव है, मैं वहीं उसकी गर्दन काट डालूंगा। महाराज आप जल्दबाजी न करें और क्रोध से काम न लें। क्या कहना चाहते हो तुम माधव? साफ साफ कहो। मैं यह कहना चाहता हूँ महाराज की क्रूर कर्मा बड़ा अत्याचारी और जालिम है। उसके महल में आपका तनहा जाना खतरे से खाली नहीं है। राजा वृषभान कभी खतरों से नहीं डरा बंजारे। मैं रूपवती के साथ साथ क्रूर कर्मा का भी सिर काट डालूंगा। सत्य है महाराज, बहादुरों के लिए खतरे का क्या महत्व। मैं अपने सूल के साथ आपके साथ चलूंगा महाराज। 150 के लिए आप काफ़ी हैं तो 10-20 पर मैं भी भारी पड़ूंगा। ठहरो शूलवर्मा, माधव का कहना ठीक है। अभी छात्रित्व दिखाने का समय नहीं, वरना अपना ही हानि है। और आप महाराज कृपया अपनी पगड़ी भी यहीं उतार दे। क्रूर वर्मा को अगर भनक भी पड़ गई कि आप यहाँ बिना सेना के मौजूद हैं
तो वह आपको अवश्य ही कैद कर लेगा, जान से भी मार सकता है। मान से बाहर सिंह 100 कुत्ते से घिर जाए तो गरजना वह भले ही ना भूले, खतरा तो उसे ही है ही। अच्छा तो तुम ही बताओ फिर कैसे और क्या किया जाए। महाराज अपना राज परिधान यहीं उतार दो, साधारण वस्त्रों में हम लोग पैदल ही महल की ओर चलेंगे, जिससे हम पर लोगों का ध्यान खामा खा न जाए। बिल्कुल, पहले चलकर यह तो पता करें कि वह रूपवती क्रूरकर्मा के महल में है भी या नहीं, अगर होगी तो फिर कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है महाराज, ऐसा करने में भी कोई हर्ज नहीं है, बस काम सिद्ध होना चाहिए। वृषभान मान गया। कुछ देर बाद चारों ही सामान्य कपड़ों में बाहर निकले और महल की ओर चल पड़े। इधर रूपवती क्रूरकर्मा के निजी कक्ष में जा पहुंची। महाराज, ये लड़की आपसे अकेले में मिलना चाहती है। ठीक है, तुम जाओ, हम इससे बात करेंगे। हमसे अकेले में? वाह, यह तो हिरण खुद ही सोए हुए शेर के मुंह में चला आया। वाह। सैनिक के जाने के बाद क्रूरकर्मा ने कहा, कहो सुंदरी, हमसे तुम क्यों मिलना चाहती थी और हम तुम्हारा क्या प्रिय कर सकते हैं? मृगनयनी, मैं विजयगढ़ के राजा विजय सिंह की छोटी लड़की रूपवती हूँ और तुम्हारी वीरता के चर्चे सुनकर तुमसे शादी करने के लिए घर से भाग आई हूँ। क्रूरकर्मा बड़ा ही रंगीला और लंपट राजा था। उसने जब रूपवती जैसी सुंदरी के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो वह फूलकर कुप्पा हो गया। उसके मुंह में पानी भर आया और वह अपना धीरज और विवेक खोने लगा। अब आगे आपकी जैसी भी इच्छा हो। अरे अरे, यह क्या कह रही हो रूपसी? हम तो तुम्हारे दास हैं। यह तो हमारा सौभाग्य है कि तुम हमसे शादी करना चाहती हो, हम इनकार कैसे कर सकते हैं? यह तो आपकी महानता है कि आप मुझे इतना मान दे रहे हैं, वरना दासी इस योग्य कहाँ। खैर, आपका यह बड़प्पन देखकर मुझे कुछ और भी कहने का साहस हो रहा है। हाँ हाँ सुंदरी, कहो कहो, निसंकोच होकर कहो, हमसे भला कैसा हिचकिचाना। कहो देवी, जो दिल में हो कहो। विवाह से पहले एक शर्त, बल्कि शर्त क्या, एक प्रार्थना है। हाँ हाँ कहो, प्रार्थना क्या? आदेश दो प्रिय। मैं चाहती हूँ विवाह से पहले एक दिन के लिए आप मुझे शहंशाह बना दे। शहंशाह? एक दिन के लिए? क्या बात कर रही हो प्रिय, तुम तो हमारे दिल की रानी हो। जिंदगी भर हमारे दिल के सिंहासन पर राज्य करो, ये राजनीति है प्रिय। शासन करना तुम जैसी कोमलांगी का काम नहीं है। दरअसल बात यह है महाराज, रास्ते में 4 बदमाश मेरे पीछे लग गए थे। वे मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। मैं राजा बनकर उन्हें दंड देना चाहती हूँ। हमें आदेश दो रानी, अभी उन चारों को पकड़ मंगाते हैं और जो चाहे सजा खुद ही दे देना। इस समय तो मगर तुम इन सब रुकी बातों को छोड़कर हमारे साथ बैठो, हम आनंदित करो। हम और विलंब नहीं कर सकते। महाराज तनिक धैर्य रखिए, मैं खुद आपसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकती, परंतु आप एक स्त्री के हृदय को समझिए। पहले मैं राजा बनकर उन चारों को दंडित कर लूँ, फिर मैं आपकी सेवा करूँगी। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यूं ही सही, आज तुम ही राज्य करो। धन्यवाद महाराज, आपने दासी का मान रख लिया, किंतु आपके सिंहासन की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मैं पुरुष वेश में राज्य करूंगी। आप ऐलान करवा दें कि आज का शासन आपके मित्र लंबग्रीव संभालेगी, बस बाकी काम मैं कर लूँगी। हा 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 हा, जैसा तुम चाहो वैसा करो, अब तो तुम ही हमारी रानी हो, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। और आधे घंटे के बाद रूपवती लंबग्रीव बनी हुई राजगद्दी पर थी। सबसे पहले तो हम सभी किसानों के लगान व सभी नागरिक के कर माफ़ करते हैं। दरबारियों ने तालियां बजाई। रूपवती उर्फ लंबग्रीव ने आगे कहा, दूसरे हम शहर के कोतवाल को आदेश देते हैं कि महल के पास 4 चोर आने वाले हैं, उन्हें गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए और शहर के सभी चोर उचक्के को हवालात में बंद कर दिया जाए। वाह, हमारे नए महाराज का तो जवाब नहीं। महाराज को नागरिकों की सुख शांति का कितना ख्याल है। वाह वाह, हमारे नए महाराज तो ईश्वर का अवतार हैं। अब शहर की हवा में कैसी शांति हो गई है। वाह, मगर हमारा यह सौभाग्य एक ही दिन का है, फिर महाराज क्रूरकर्मा कल से शासन करेंगे। यही अवसर है, जनता बगावत कर दे और महाराज लंबग्रीव को अपना महाराज चुन ले और क्रूरकर्मा को सिंहासन से हटा दो। क्यों रामू, मगर बगावत करने की हिम्मत किसमें है? मनोहर, कौन महाराज क्रूरकर्मा का विरोध करेगा? उधर शहर कोतवाल ने उन चारों को नज़र पड़ते ही पकड़ लिया। गिरफ्तार कर लो इन्हें सैनिकों, इन्हीं का महाराज ने हुलिया बताया था। पकड़ लो इन चारों को। चारों बेवकूफ़, चोर बेवकूफ़। मैं राजा हूँ, तमीज़ से बात करो। तू राजा है? अबे, किराए के कपड़े पहनकर कोई भी राजा बन सकता है। बाकी लोग भी अपना परिचय दे। आप भी कोई महाराज राजा हैं क्या? जी नहीं, मैं बंजारा हूँ। यह शिकारी है और यह एक ठग है, परंतु यह वाकई राजा है। वाह वाह, राजा के साथी ठग, बंजारा और शिकारी। वाह वाह। शहर कोतवाल ने राजा वृषभान की एक भी नहीं सुनी। राजा वृषभान ने भी आखिर चुप
ही रहना ठीक समझा। कोतवाल चारों को पकड़कर महाराज लंबग्रीव के पास ले आए। ये रहे आपके चोर महाराज। महाराज, हम चोर नहीं हैं, हम तो एक सुंदर लड़की द्वारा ठगे गए हैं, उसी का खोज में भटक रहे हैं। हा हा हा, लड़की द्वारा ठग लिए जाने वाले तुम चारों पुरुष भी खूब हो। खैर आगे कहो, उस लड़की से तुम्हें क्या शिकायत है? महाराज, मुझे रात को पलंग से बांध कर वह मेरा ऊँट ले गई। बड़ी चतुर है वह। अच्छा, तुम शाही पशुशाला से एक अच्छा सा ऊँट ले लो। मुझे तो कोई खास परेशानी नहीं है महाराज, मेरा घोड़ा उसने चुराया था, वह मुझे वापस मिल गया है बस। खैर, अपनी परेशानी के एवज में तुम शाही खजाने से 10 मोहरे ले लो। मुझ गरीब की को शादी का लालच में फंसाकर उसने मुझसे कई उल्टे सीधे काम कराए हैं महाराज, बाद में मुझसे धोखा देकर भाग गई। खैर, तुमने जो मानसिक कष्ट उठाए उसकी तो हम भरपाई नहीं कर सकते, तो भी शाही खजाने से तुम्हें 100 मोहरे दिला देंगे। अब तुम कहो, अगर वह लड़की तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? महाराज, मेरे साथ तो इसने बड़ी बेवफाई की। मुझे अगर वह मिल जाए तो नंगा करके उसे मैं कोड़े से पिटवाऊं। रूपवती उर्फ लंबग्रीव ने यह सुनते ही पैरों से जूती निकालकर 5 बार राजा के सिर पर मारी व कहा, एक औरत के बारे में इस तरह बात की जाती है? खुद को राजा कहते हो, बात करने की तमीज भी नहीं। राजा वृषभान का अपमान से खून खौल उठा। वह लंबग्रीव को युद्ध के लिए ललकारना ही चाहते थे कि उनका माथा ठनका। महाराज, क्या आप बताएंगे आपने मुझे 5 जूतियां ही क्यों मारी? जरूर, हमारे कमरे में आकर हमसे मिलो, हम वहीं तुम्हें जवाब देंगे। और जब कमरे में जाकर वृषभान को असलियत का पता चला, वाह, तुम्हारा जवाब नहीं रूप, तुमने अपनी शर्तें पूरी कर ही दी। हमें इस अपमान पर भी खुशी हो रही है। महाराज, यह आपकी महानता है कि आपने दासी को इतना जघन्य अपराध भी क्षमा कर दिया, परंतु मैंने आपकी प्रतिष्ठा का विचार करके ही यह योजना बनाई थी। मैं किसी ऐसी जगह पर यह शर्त पूरी करना चाहती थी जहां आपकी कोई जनता न हो और बात गुप्त रहे, आपका अपमान न हो। नक्शों व किताबों का अध्ययन करके मुझे सिंहगढ़ ही ठीक लगा। यहाँ का राजा भी आसानी से मेरी मुट्ठी में आ सकता था। यहाँ की प्रजा भी अपने राजा से खुश नहीं है। आप चाहे तो क्रूर कर्मा का वध करके यहाँ का राज्य हथिया सकते हैं। लगे हाथ यह कार्य भी संपन्न कर दीजिए। प्रजा को मैं अपने हक में कर ही चुकी हूँ। तुम सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं हो रूपा, एक चतुर राजनीतिज्ञ भी हो। तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब क्रूर कर्मा का वध करके यह अधूरा काम मैं पूरा कर देता हूँ। प्रिय, क्रूर कर्मा को युद्ध में पराजित करना वृषभान के लिए कोई बड़ा काम नहीं था। वृषभान चतुर राजकुमारी के सौंदर्य और बुद्धि से भले ही हार गया था, शक्ति और पुरुषार्थ में, युद्ध कौशल में उसे हराने वाला कोई न था। क्रूर कर्मा की हत्या पर प्रजा प्रसन्न थी। माधव को अपने प्रतिनिधित्व के रूप में वृषभान ने सिंहगढ़ का राजा बनाया। बुद्धि शर्मा का पैसा जरूर बुरा था, मगर वह चरित्रहीन नहीं था और बुद्धिमान तो था ही। उसे मंत्री बनाकर साहसी सूल वर्मा को सेनापति बनाया और रूपवती के साथ लौट आया। कहने की जरूरत नहीं कि शीघ्र ही वृषभान ने रूपवती से शादी करी। समाप्त।